जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस सीरीज के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को कवर कराया जाता है। देखेंगे आज से हम इस टेस्ट के पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न कि पर्यावरण किससे बनता है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कि पर्यावरण किससे बनता है। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है ये सभी, ऑप्शन बी है अजैव घटकों से, ऑप्शन सी है जीवीय घटकों से और ऑप्शन डी है भू आकृतिक घटकों से। तो देखेंगे सीधे सीधे ये जो प्रश्न आया है वो क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है जिसका नाम हमारा पर्यावरण है, क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ये प्रश्न सीधा उससे ही बना हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसमें ये दिया हुआ है कि पर्यावरण के घटक, इनमें हम पर्यावरण के घटकों को देख लेंगे। पहला हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। पहला हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। और इसी प्राकृतिक घटक में जो है जीवीय और अजैवीय, ये दोनों घटक इसी प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें जीवीय घटकों में तो इसमें जो है कि पादप जंतु ये आ जाएंगे, और अगर हम इन जीवीय घटकों में देखें तो पादप जंतु आ जाएंगे, और अजीवी घटकों में हम देख सकते हैं स्थल, ये आ जाएगा। वैसे ही मानव निर्मित जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे इमारतें, सड़क, ये सभी जो है कि मानव निर्मित में आ जाएंगे। तो यहाँ देखा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, एक प्राकृतिक घटक है और एक जो है कि मानव निर्मित घटक है। प्राकृतिक के अंतर्गत ही ये दोनों घटक है, जीवी यानी अजैवी। जीवी में देख लेंगे यानी जो सजीव हैं उसमें पादप और जंतु आ जाएंगे, और जो अजैवी हैं उसमें स्थल, भूमि, पहाड़, ये सब अजैवीय में आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं व प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे, इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ये सभी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है, तो ये अजैविक घटकों से, जीवीय घटकों से तथा भू आकृतिक घटकों से। भू आकृतिक घटक जैसे कि हमारे पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, ये सभी जो है कि भू आकृतिक घटक हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। अब इसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा पर्यावरण का वर्गीकरण जो है उसमें उसका अंश नहीं है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन है परिचालन पर्यावरण, बी है भौतिक पर्यावरण,
सी है सांस्कृतिक पर्यावरण और डी है जैविकीय पर्यावरण। इसमें देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी परिचालन पर्यावरण। सामान्यतः पर्यावरण को देखें तो भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट देख लेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट। उसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कि कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट। और तीसरा हम इसमें देख लेंगे पर्यावरण को, तो तीसरा है जैविकीय पर्यावरण यानी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वर्गीकृत। इसमें जो है कि पर्यावरण को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी पर्यावरण जो है कि सामान्यतः अगर हम देखें तो भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले भौतिक पर्यावरण में, तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखेंगे भू आकृतियां यानी पर्वत, पठार, नदियां, उसी प्रकार जलाशय, जलवायु, मृदा, फिजिकल में देख लेंगे भौतिक पर्यावरण में। इसमें जो है कि भू आकृतियां, जलाशय, मृदा यानी मिट्टी, चट्टाने आदि इसमें शामिल हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर हम सांस्कृतिक पर्यावरण को देखते हैं तो इसके अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां इसमें शामिल हो जाएंगी। उसी प्रकार हम जैविकीय पर्यावरण देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम वनस्पतियों को देख सकते हैं, जंतु को देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव, मानव भी इसमें शामिल, जंतु के अंतर्गत मानव भी शामिल हो जाएंगे, जैसे कि मानव, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब जो है कि जैविकीय पर्यावरण में शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार पर्यावरण को वर्गीकृत किया जा सकता है भौतिक पर्यावरण में, सांस्कृतिक पर्यावरण में और जैविकीय पर्यावरण में। और ऑप्शन ए जो है परिचालन पर्यावरण, ये इसका उत्तर हो जाएगा कि कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। देखेंगे ये भी जो 7th की एनसीईआरटी है उसमें जो ये चैप्टर है पर्यावरण का जो है, उसमें भी पर्यावरण की परिभाषा बिल्कुल साफ दी हुई है, तो इसको हम देख लेंगे। ए कह रहा है कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी इसमें कह रहा है कि भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो देख लेंगे कि पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण अभी इसकी परिभाषा बताया गया कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति आदि को जो है कि पर्यावरण कहते हैं। और इसमें हम देख लेंगे ऐसे ही, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। पहला कह रहे हैं भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी पर्यावरण हो जाएगा। बी है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो एक व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है, यानी एक व्यक्ति के चारों ओर का जो आवरण है, यानी कि प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो भी लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति हैं वो। और सी कह रहा है कि भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी भूमि है, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी समूह है हमारे चारों ओर, ये सभी जो है कि सामूहिक रूप से अगर इनको देखें तो ये पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। और पर्यावरण के जो भी अजैविक तथा जैविक घटक है वो आपस में अंतर क्रिया भी करते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई और वह प्रतिवेदन था। तो देखेंगे ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, बी है आवर कॉमन फ्यूचर, सी है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन और डी है पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद जो है कि धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी और वो प्रतिवेदन कौन सा था। तो देख लेंगे इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जो है वर्ष 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे जो है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देख लेंगे इसको जो है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट के भी नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम सतत विकास को देखें यानी कि धारणीय विकास, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास क्या है, तो सतत विकास से अभिप्राय देखें तो ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। अब इसमें हम देख लेंगे भावी पीढ़ी यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों को उनकी योग्यता को प्रभावित किए बिना जो है कि वर्तमान समय की जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करना सतत विकास कहलाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि यदि हम किन्हीं कारणों से वन अभी काट रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो बदले में हमें उससे अधिक जो है कि वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार देख लेंगे कि ये जो प्रतिवेदन था वो कौन सा था, तो ये जो है कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है कि प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन ए है कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी है जल चक्र में और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन चक्र में। तो देख लेंगे कि सौर विकिरण जो सूर्य की किरण जो आती है, सूर्य की विकिरण जो आती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, और इसमें हम ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि जल चक्र में। देखेंगे जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जो है वो जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण भी करता है और सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जो है जल में द्रवीकरण हो जाता है। यानी जो जब सौर विकिरण आती है तो बर्फ जो है कि जल में पिघल जाती है और जल चक्र जो है कि हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो जो है कि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे कि निम्नलिखित पर विचार करें और इसको हम देख लेंगे। पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपचय और चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो देख लेंगे इसमें विकल्प दिए हुए हैं। ए है केवल 1 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। और इसमें हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी केवल 2, 3 और 4। देखेंगे कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन कैसे हो जाते हैं। तो ये जो है जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। देख लेंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है
उसी प्रकार जीवधारी जो श्वसन करते हैं उनकी प्रक्रिया से होता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। उसी प्रकार जो स्वपोषित पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि उसको छोड़ते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है, छोड़ा जाता है, ना कि जोड़ा जाता है। जबकि ये 3 हो गया, यानी श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इसमें जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा पहुंचती है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इसमें हम देख लेंगे, इसमें पहला है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसको जो है कि कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है, यानी किस सन में क्या हुआ था, इसको जो है कि एक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये कब हुआ था? जून 1992 में, जून 1992 में। उसी प्रकार दूसरा क्या है कि ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। तो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन जो हुआ था वो अप्रैल 1987 में हुआ था। ये जो है अप्रैल 1987 में हुआ था। उसी प्रकार तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रवर्तन हुआ था वो सितंबर 1987 में हुआ था, सितंबर 1987। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था वो 1972 में हुआ था। इस प्रकार इसमें कौन सा जो है कि सही हो जाएगा? सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे, सबसे पहले इसमें हो जाएगा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, यानी 1972। उसी प्रकार हम देख लेंगे दूसरा जो है इसमें फिर दूसरे नंबर पे ये 2 हो जाएगा ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। उसके बाद हम तीसरे को देख लेंगे, तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी 1987, सितंबर 1987। और चौथे स्थान पे हो जाएगा सबसे पहला, यानी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ वो 1992 में हुआ। तो इसको क्रम से कैसे हो जाएगा? हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक एक करके जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि जून में हुआ था, जून 1992 में, जून 1992 में। देखेंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यह जो है कि पर्यावरण व विकास के मुद्दे पर इसका आयोजन किया गया था। पर्यावरण व विकास के मुद्दे पर इसका आयोजन किया गया था। उसी प्रकार हम इसमें देख लेंगे ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन जो किया गया था, ये संधारणीय विकास की अवधारणा के लिए ये किया गया था। संधारणीय विकास की अवधारणा। उसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा हम देख लेंगे इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। तो ये जो है कि 1987 में, सितंबर 1987 में किया गया था। और यह जो है कि ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में ये लाया गया था, ओजोन क्षरण के संबंध में, तथा इनके संरक्षण के लिए इसमें प्रयास किए गए थे। और ये कहाँ पारित किया गया था? ये वियना में पारित प्रोटोकॉल था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही, इसमें जो है कि ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है हवा के दबाव पर, बी है वायुमंडल में नमी पर, सी है जल चक्र पर और डी है तापक्रम पर। तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है?
ऑप्शन इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वायुमंडल में नमी पर। देखेंगे वायुमंडल में नमी जो है कि वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है, और सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे कि हम देख सकते हैं जो भी बूंदाबांदी होती है, यानी कभी कभी फुहारे पड़ते हैं या फिर वर्षा, बर्फबारी इत्यादि, ये सभी जो है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा में जब बढ़ोतरी होती है तो बढ़ते हैं, तथा जब नमी वायुमंडल में कम हो जाती है तो इनकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है वो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, अगला हम देखेंगे कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसको हम देख लेंगे, ऑप्शन को इसमें देखेंगे। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी है औद्योगिक संसाधन, और ऑप्शन डी है सामाजिक संसाधन। प्रश्न कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, यानी ये जो धारणीय विकास का प्रयोग किया गया है वो किसके संदर्भ में किया गया है, यानी किसके संदर्भ में ये कहा गया है कि वर्तमान में जो है कि अपनी आवश्यकताओं के पूरा करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखना, ये किसके संदर्भ में कहा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। देखेंगे धारणीय विकास की अवधारणा जो है इसके तहत जो है कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में संवेदनशीलता का जो है विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य जो है वो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी है शोर का अवशोषण, सी है वायु का प्रदूषण, और डी है ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो देखेंगे बहुत आसान सा ये जो प्रश्न है कि कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वायु का प्रदूषण। देखेंगे पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते बल्कि वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। तो जो वायु का प्रदूषण है ये कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। और उसी हम इसमें हम देखेंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके। तो इस प्रकार ये सभी जो है कि सही हो जाएगा, और लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है धारणीय विकास, बी है गरीबी कम करना, सी है वातानुकूलन, और डी है कागज के थैलों का प्रयोग। तो देखेंगे किसका संबंध जो है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गरीबी कम करना। देखेंगे अन्य तीन ऑप्शन को तो ये किसी न किसी भी प्रकार से जो है कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन गरीबी कम करना जो है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका पर्यावरण से संबंध नहीं है, पर्यावरण से इसका कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। देखेंगे धारणीय विकास को सबसे पहले, तो धारणीय विकास और ये कागज के थैलों का प्रयोग, अगर इन दोनों को देखें तो ये पर्यावरण सुरक्षा के एक सकारात्मक पहलू से संबंधित है। उसी प्रकार हम वातानुकूलन को देखें, एयर कंडीशन को, तो ये पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंधित है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं से सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से जो है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन गरीबी कम करना न ये सकारात्मक तरीके से और न ही नकारात्मक तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हम कथन पहला देख लेंगे। पहला कथन है कि धारणीय विकास का लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। यानी धारणीय विकास का जो लक्ष्य जो है कि प्रस्तावित किया गया था वो 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और बी कह रहा है, यानी दूसरा जो कह रहा है कथन, वो कह रहा है कि धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प इसमें हम देख लेंगे। विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल कथन जो दूसरा है केवल वही सही हो जाएगा। देखेंगे सर्वप्रथम धारणीय विकास का लक्ष्य, तो ये सर्वप्रथम जो है कि 2012 में रियो +20 2012 में रियो +20 यानी रियो सम्मेलन के 20 वर्ष जब हो गए थे, उसमें जो है कि प्रस्तावित किया गया था धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखें तो विकास की वह अवधारणा है, फिर वही परिभाषा की वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी इसको ध्यान में रखा जाता है। और इसी के तहत जो है धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। तो देख लेंगे कि धारणीय विकास का जो लक्ष्य है, धारणीय विकास जो लक्ष्य है वो पहली बार 1972 में नहीं लाया गया था, ये 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुल 17 लक्ष्यों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन है 118वां, बी है 132वां, सी है 120वां और डी है 108वां। इसमें हम देख लेंगे जो सतत विकास लक्ष्य 2022 में जो है वो भारत का कौन सा स्थान है। देखेंगे इसमें जो है कि भारत का जो स्थान है वो 163 देशों में 121वें स्थान पर भारत है। 121वें स्थान पे भारत है और 121 जो है ये विकल्प में नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख लेंगे विकल्प में जो है कि कहीं भी 121 नहीं दिया हुआ है। अगर हम देखें सतत विकास लक्ष्य 2022 को, तो इसमें जो भारत का स्थान है, भारत 163 देशों में 121वें स्थान पे है। अगर 2020 में देखें तो 2020 में यह जो है भारत 117वें स्थान पर था, और वहीं अगर हम 2020 में देखें तो 117वें स्थान पर था। वहीं अगर हम 2021 में देखें तो ये 120वें स्थान पर था। 2021 में 120वें स्थान पर था, 2020 में 117वें, तथा अभी सतत विकास लक्ष्य 2022 में जो भारत का स्थान है वो 121वां है। एसडीजी इंडेक्स जो है कि 2022 में फिनलैंड जो है कि शीर्ष स्थान पे है। फिनलैंड को प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्रमशः अगर हम देखें तो 3 नॉर्डिक कंट्रीज ही हैं जिसमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। फिनलैंड के बाद हम देख लेंगे डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये जो है शीर्ष के देश हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 121वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी है पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी है अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें हम देख लेंगे कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था वो क्या था। तो यह जो है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे कि पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को ही
पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। यह शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 से, देख लेंगे 3 जून, ये सम्मेलन जो हुआ था ये 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला था। 14 जून 1992 तक चला था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें कुल 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के संदर्भ में है। तो प्रश्न कह रहा है कि धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता, बी है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, सी है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और डी है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। अब इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि धारणीय कृषि का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन इसमें जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। धारणीय कृषि जो है ये उपलब्ध संसाधनों एवं प्रौद्योगिकी के साथ अधिकतम उत्पादन करना एवं परितंत्र को टिकाऊ बनाए रखना ही जो है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये धारणीय कृषि कहलाता है। इसमें मिट्टी का संरक्षण यानी मृदा संरक्षण और जैविक विविधता को भी संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी धारणीय कृषि का जो अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी लंबे समय तक बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाला जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन है वो है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि केवल जो पहला कथन है वो इसमें सही हो जाएगा। देखेंगे इसको देख लेंगे कि यह जो है एजेंडा 21 जो है यह 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, एजेंडा 21 को देखेंगे तो ये 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED के में जो है कि विश्व के नेताओं द्वारा ये हस्ताक्षरित किया गया था, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है कि वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। वहीं हम देखें तो यह जो है कि पर्यावरणीय क्षति जो एजेंडा 21 है यह जो है कि पर्यावरणीय क्षति देख सकते हैं गरीबी रोग से निपटने का जो है कि एक एजेंडा है। तो इस प्रकार इसमें जो पहला कथन कह रहा है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ये बिल्कुल सही है, यानी सतत विकास के लिए। और ये कह रहा है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है कि 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED में जो है कि विश्व के नेताओं द्वारा ये हस्ताक्षर इस पर की गई थी, ये घोषणा की गई थी, जो कि ब्राजील के जो है कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसका जो लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य जो है कि वैश्विक सतत विकास को
प्राप्त करना है। तो इस प्रकार इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे 2005 में, बी है 2000 में, सी है 1999 में और डी है 1997 में। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1997 में। देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन जो पहला हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो देखें तो और इसमें जो है कि विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एकत्र हुए थे। उसके ठीक 5 वर्षों बाद यानी 23 से 27 जून 1997 में जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका नाम पृथ्वी सम्मेलन +5 क्यों है, क्योंकि जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके ठीक 5 वर्षों बाद इसका आयोजन किया गया था। तो इसको पृथ्वी +5 सम्मेलन या फिर इसको रियो +5 सम्मेलन कहा जाता है। और ये कब आयोजित हुआ था, तो ये 23 से 27 जून 1997 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी जो नीरी है वो अवस्थित है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है बेंगलोर में, बी है हैदराबाद में, सी है नागपुर में और डी है दिल्ली में। और इसमें हम देख लेंगे नीरी कहाँ अवस्थित है और ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नागपुर में। देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी जो नीरी है ये CSIR का एक उपक्रम है। ये जो है CSIR का एक उपक्रम है और यह जो है कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में स्थित है। सतत पोषणीय विकास यानी कि जो संपोषित विकास है, यह जो है कि संपोषित विकास हेतु पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो इस प्रकार इसमें देख लेंगे ये इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। अगला प्रश्न है और इसमें प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन इसमें हम देखेंगे कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी है कि यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी है यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा, विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। और डी इसमें कह रहा है कि दोनों ए और बी। देखेंगे यहाँ पे जैसे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है। इसमें हम देख लेंगे कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा है उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। इसको हम अगर देख लें तो रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान, जो रियो सम्मेलन जो हुआ था, जो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसके दौरान जो है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है उसकी स्थापना की गई थी। और भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जो है कि वो जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी कि UNFCCC UNFCCC और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि UNCCD इत्यादि के लिए जो है कि वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो अगर हम देखें भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा को, तो यह जो है जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि CBD, उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी कि UNFCCC और इसमें हम देख लेंगे तीसरा
तो मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूएनसीसीडी इत्यादि के लिए जो है कि वृत्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला हम देखेंगे कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी PAGE को अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। ये जो है कि आविर्भूत हुई थी और इसमें हम देख लेंगे, पहला कह रहा है कि इसको कब लाया गया था, तो आविर्भूत हुई थी तो ए कह रहा है जोहान्सबर्ग में 2002 में के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। बी कह रहा है रियो डी जेनेरियो में 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। सी है पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। और डी है नई दिल्ली 2016 में विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो देख लेंगे इसको कब जो है कि लाया गया था, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। देख लेंगे कि वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन यानी रियो यानी पृथ्वी सम्मेलन को 20 वर्ष पूरे हुए थे। रियो 20 का आयोजन जो है कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। और इसी सम्मेलन में जो है कि हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से जो है कि कार्रवाई का आह्वान इसमें किया गया था। और इसी पर जो है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी कि PAGE यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, PAGE यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन इसी के तहत किया गया था। तो ये कब लाया गया था, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, यानी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, जिसको रियो +20 भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी है माल के भौगोलिक उपदर्शन यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और डी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन जो किया गया था, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, इसमें हम देख लेंगे। ये प्रश्न जो है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। देख लेंगे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन ए है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। और तीसरा है अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों के अनुरूप। तो इसको हम देख लेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को, और विकल्पों को अगर हम देख लें तो ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। देख लेंगे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार
के अंतर्गत आता है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही ये निहित है। देखेंगे स्वच्छ पर्यावरण में रहने का जो अधिकार दिया गया है वो जीवन के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको अंतर्निहित किया गया है। और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। तो इसको हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी से भिन्न है? और देख लेंगे इसमें इनका अंतर पूछ रहा है। पहला ये कह रहा है कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा है, जबकि सीपीसीबी का गठन जो है कि सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। और दूसरा कह रहा है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प देखेंगे तो ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें जो केवल दूसरा कथन है वो सही है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो की गई थी वो अक्टूबर 2010 में की गई थी। एनजीटी की स्थापना जो की गई थी वो अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। और यह जो है कि प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में जो है कि तीव्र निपटान के लिए, यानी जो भी मामले आए थे उनमें जो है कि उनके जल्द से जल्द निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर हम सीपीसीबी को देखें यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, तो ये देखें तो एक सांविधिक निकाय है, जबकि पहला ये कह रहा है कि सीपीसीबी का गठन जो है कि सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया था। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सीपीसीबी को देखेंगे यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगर हम देखेंगे तो ये जो है कि एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन कब किया गया था, देख लेंगे यहाँ पे। सीपीसीबी इसका गठन कब किया गया था? इस सांविधिक संगठन इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है कि 1974 यानी 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो इस प्रकार हम पहला देख लेंगे, तो पहला जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही हो जाएगा। वहीं हम देखें तो पर्यावरणीय मुद्दों पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है इसका समर्पित क्षेत्राधिकार जो है कि पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध हमें कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को भी कम करने में मदद करता है। तो ये एनजीटी के बारे में हो गया। और इसमें हम देखें जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत देखें तो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1981 में बड़ी सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यानी और जो है कि उनकी देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो है कि इसको लाया गया था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, इसमें कथन कारण पर आधारित है और इसको हम देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, इसमें कथन ए कह रहा है
कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और इसका कारण दिया गया है क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? और इसमें ए देखेंगे तो ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति जो होती हैं, प्राकृतिक जो वनस्पतियां होती हैं वो जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से जो भी जलवायु परिवर्तन होता है उससे जो है कि प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन देखने को हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार पहला जो कथन कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ये सही हो गया क्योंकि अगर हम देखें वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो इससे पेड़ पौधे भी, जो भी वनस्पतियां हैं वो प्रभावित होती हैं। वही दूसरा ये कह रहा है कि जलप्रिय पौधे जो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं वह जो है कि आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो देखेंगे कि जलप्रिय पौधे जो होते हैं वो जलवायु की आर्द्रता कम होने पे वो छेड़ होने लगते हैं, उनका क्षरण होने लगता है, उनको हमेशा जो है नमी चाहिए होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, और इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी है निर्यातित सामग्री से, और डी है आयातित सामग्री से। तो देखेंगे इको मार्क जो लगाए जाते हैं वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। देखेंगे इको मार्क कहाँ लगाया जाता है? जो भी खाद्य सामग्रियां होती हैं या फिर फार्मास्यूटिकल्स जो भी होते हैं, रसायनों में, बिजली के उत्पाद, फिर हम कागज, चिकनाई वाले जो भी जैसे तेल, रिफाइंड, जो भी पैकेजिंग सामग्री है तथा अन्य सभी पर जो है कि निशान द्वारा जो इनका निशान इको मार्क ये जो है कि लगाए जाते हैं, इनको कवर किया जाता है। अगर इको मार्क को देखें तो ये जो प्रमाण पत्र है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखेंगे कि भारत सरकार ने पर्यावरणीय रूप से लाभकारी वस्तुओं को, जो भी पर्यावरण रूप से लाभकारी वस्तुएं हैं उनके उनको लेबल करने के लिए इको मार्क की योजना मतलब भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, और भारतीय मानक ब्यूरो योजना को लागू करने का प्रभारी है। जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो इस योजना को लागू करने का प्रभारी है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि इको मार्क प्रतीक जो है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक कौन है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है कैरोलिन मर्चेंट, बी है कार्ल मार्क्स, सी है रैचल कार्सन, और डी है राजगोपालन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रैचल कार्सन। इसको हम देख लेंगे कि साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित जो है एक पुस्तक है। अगर साइलेंट स्प्रिंग को देखें तो ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है और जिसकी लेखिका जो है वो अमेरिकी जीव विज्ञानी रैचल कार्सन है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ये पुस्तक जो है कि सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है एक दूसरे से अनन्यो क्रिया करने वाले जीवों यानी जो ऑर्गेनिज्म है का उसका एक समुदाय, बी है पृथ्वी का वो भाग जो सजीव जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है, सी है जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, और डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। देखें पारितंत्र या इकोसिस्टम, इसकी परिभाषा भी जो है कि ये सीधा प्रश्न जो है कि ये भी एनसीईआरटी से ही आया है,
और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। देख लेंगे कि प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय जो है एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ जो है कि एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अनन्य क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे के मध्य जो है कि वो क्रिया करते हैं और इसे ही हम परितंत्र कहते हैं। परितंत्र जो है वो जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखेंगे प्रश्न, तो हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट इसके लेखक कौन है। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है एम जे ब्रैडशा, बी है एम निकोलसन, सी है आर एच विटेकर और डी है डब्ल्यू एम एडम्स। तो इसमें ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी डब्ल्यू एम एडम्स। देखेंगे हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के जो लेखक हैं वो डब्ल्यू एम एडम्स हैं। इस पुस्तक का जो पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था ये 1990 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है और इसमें हम देखेंगे कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, किसको माना जाता है। तो ए देख लेंगे, ए है मसानोबु फुकुओका, बी है एम एस स्वामीनाथन, सी है एम एस रंधवा और डी है नॉर्मन बोरलॉग। तो देख लेंगे कि प्राकृतिक कृषि से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मसानोबु फुकुओका। देखेंगे मसानोबु फुकुओका को ये जापान के किसान थे। ये जो है कि जापान के किसान थे तथा इन्हें जो है कि उनकी प्राकृतिक खेती तथा वनस्पति मरुस्थलीय भूमि की पुनः वनस्पतिकरण करने के लिए, यानी मरुस्थलीय भूमि पर पुनः जो है कि वनस्पतियां उगाने के लिए इनको जाना जाता है। और यह जो है कि बिना जुताई के, बिना शाकनाशी के जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं, शाकनाशी प्रयोग किए जाते हैं, उनके जो है कि बिना इनका प्रयोग किए खेती करने के ये समर्थक थे तथा इन्होंने जो है कि कृषि की एक विशेष विधि बनाई थी जिसे आमतौर पर प्राकृतिक खेती कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है और इसमें हम देख लेंगे कि ये कहाँ अवस्थित है और ऑप्शन देखेंगे, ए है जेनेवा में, बी है बेंगलुरु में, सी है सिडनी में और डी है टोक्यो में। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जेनेवा में। देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। अगर इसका मुख्यालय देखें हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।